नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतीश राज। आज हम बात करेंगे शरीर में खून बनाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए जो दवा हम लेते हैं, आयरन का कैप्सूल्स लेते हैं या टैबलेट्स लेते हैं या आयरन का इंजेक्शंस लेते हैं, तो कैसे चूज किया जाए कि सबसे बेस्ट जो आयरन का कैप्सूल या टैबलेट कौन सा होगा आपके लिए, ताकि मैक्सिमम इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट कम से कम हो। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि खून बनाने की हम बात बोल रहे हैं, मतलब ज़रूर खून की कमी हुई होगी और खून की कमी जब होती है तो इसी को हम बोलते हैं एनीमिया है। एनीमिया मेल, फीमेल और बच्चों में, प्रेगनेंसी में, सब में कट ऑफ अलग दिया हुआ है। जो मैंने यहाँ दिया है आप देख सकते हैं। यहाँ हमने बात की कि खून की कमी हुई है और इसी खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। अब देखिए कि खून की जो कमी होती है उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर हम किसी को आयरन कैप्सूल या आयरन टैबलेट या आयरन का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खून की कमी हुई है, वो आयरन की कमी के चलते खून की कमी हुई है। पहले हमको ये डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करना होगा कि इस आदमी में, इस व्यक्ति में अगर खून की कमी हुई है, तो आयरन की कमी के चलते हुई है। क्योंकि खून की कमी के बहुत सारे कारण हैं, जो मैंने यहां दिया है, आप देख सकते हैं। सडन ब्लड लॉस किसी का ज्यादा हो गया, पेट में एब्जॉर्प्शन का अगर प्रॉब्लम है, किसी को ल्यूकीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है, खून कहीं जहां से बनना चाहिए बोन मैरो से वहां प्रॉब्लम है, या अगर हिमोलाइसिस हो रहा है शरीर में, ऑटो इम्यून, तो बहुत सारे कारण हैं। हमारा फोकस ये रहेगा कि उसमें आयरन की कमी के चलते एनीमिया हुआ है। अगर ये स्टैब्लिश कर लेंगे तो फिर हमको आयरन टैबलेट या कैप्सूल उस पेशेंट को देना होगा और या इंजेक्शंस देना होगा। अब आयरन की कमी के कारण क्या-क्या है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, मैं इसलिए आपको बेसिक्स बताता हूं ना, जब तक बेसिक हम नहीं जानेंगे ना, फिर हम वो दवा, सपोज कि हमको पता है कि किसी और कारण से उसका खून कम है और आप उसको आयरन दिए जा रहे हैं, आयरन शरीर में ओवरलोड होगा। आयरन ओवरलोड के भी कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो पहले आपको कंफर्म करना ही होगा कि भाई इस आदमी का आयरन कम है। इसके लिए हम क्या-क्या करते हैं और क्यों कमता है। तो देखिए, आयरन की कमी के चलते जो एनीमिया होता है, बहुत सारा कारण है उसमें भी। सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल, जो कि नॉर्मल होता है। सपोज किसी का इन्फेंसी में बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, एडोलेसेंट में, प्रेगनेंसी में, जो प्रेग्नेंट मदर है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा, बच्चे को भी गर्भ में पल रहे हैं, बच्चे को भी सप्लाई जाता है। लैक्टेशन में जो माँ दूध पिला रही है उसको भी आयरन की कमी होती है और उसके चलते एनीमिया होता है। और भी आयरन की कमी के कारण ये हो सकते हैं कि खान पान में काफी वेजिटेरियन डाइट है या वीगन है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आयरन जो होता है दो तरह का, एक हीम आयरन और एक नॉन हीम आयरन। हीम आयरन है कि जो आपको नॉनवेज डाइट से मिलता है, वो हीम आयरन होता है और उसका एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज ज्यादा है, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप मटन, मीट ये सब खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन और उससे जो आयरन मिलेगा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बना बनाया है। नॉन हीम आयरन जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट्स में होता है। तो ज्यादातर वेजिटेरियंस लोगों में, वीगन्स लोगों में ये जो है कमी होती है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। और भी है कि कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, सपोज कि किसी को जो है टीबी का प्रॉब्लम है, एड्स है या अदर भी बीमारी है जो काफी दिनों से है, तो उसका भूख वूख कम है, उसके चलते भी आयरन की कमी हो जाती है। कोई आदमी बार बार ब्लड डोनेट कर रहा है, आयरन की कमी हो जाती है। इसके बाद है कि अगर मेंस होता है महिलाओं में, तो ऐसे भी जो मेंस्ट्रुएशन के समय जो है महिलाओं में, ऐसे भी थोड़ा आयरन की कमी बाकी जो पॉपुलेशन से ज्यादा देखी जाती है कि महिलाओं में ये होता है, क्योंकि मेंस के समय ये लॉस होता है, एक्स्ट्रा उनका ये लॉस हो रहा है। अगर हम बात करते हैं किसी के पेट में कीड़ा है तो उससे भी, तो ये बहुत सारे कारण है जो मैंने दिया है, आप देखिए कि आयरन की कमी के। तो हमको ये निर्धारित कर लेना होगा कि आयरन की कमी हुई है। इसके लिए हमको कुछ टेस्ट कराना पड़ता है। टेस्ट में बहुत आसान टेस्ट है, हालांकि कुछ तो महंगे टेस्ट हैं आयरन पैरामीटर्स के, लेकिन अगर इनिशियल टेस्ट अगर आप कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, जो मैं पिक्चर दिया हूं यहां आप देख सकते हैं सीबीसी का, कि हीमोग्लोबिन कम रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी भी कम रहेगा। अब कैसे भाई, ध्यान दीजिए। एक जो आरबीसी होता है, लाल कोशिका होता है, उसके अंदर 260 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है और एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर आयरन कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो टोटल जो लाल कोशिका है, आरबीसी, वो भी कम आएगा। और क्या होता है कि जो आरबीसी जो है, लाल कोशिका, उसका साइज भी कम हो जाता है। एमसी भी, मीन कॉर्पोसुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पोसुलर कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमसीएचसी, ये सब जो है आपका लोअर और जो है काफी ज्यादा
कमने लगेगा। तो ये सब पिक्चर आपको शो करेगा कि ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। और भी टेस्ट है जैसे कि जो है आयरन पैरामीटर्स का, सीरम आयरन चेक करते हैं, फेरिटिन करते हैं, टीआईबीसी, तो ये सब जो है इसमें, और ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, तो ये सब जो है कराते हैं। थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एफोर्ड नहीं किया जा सकता है तो सीबीसी कराया जा सकता है, पता किया जा सकता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है कि खून की कमी का जो कारण होता है उसमें सबसे कॉमन देखा गया है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। और इसमें भी सबसे मेन कारण जो है खान पान जो है, न्यूट्रिशन का अभाव, इसके चलते जो है एनीमिया हो रहा है। अब आयरन की जो कमी होती है उसको भी हम कैटेगराइज कर दिए हैं कि किस लेवल का एनीमिया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मैंने यहां दिया है, आप देखेंगे कि सीवियर कब होगा, 7 से कम होगा तो सीवियर, बहुत बार वेरी सीवियर भी आता है, 4 से कम होता है तो वेरी सीवियर बोलते हैं। माइल्ड कब बोलेंगे, मॉडरेट कब बोलेंगे एनीमिया, तो ये आप देख लें। आयरन की कमी के जो कुछ मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि सबसे पहले फटीग, मतलब आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। जाहिर सी बात है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, आयरन की कमी है मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब लाल कोशिका की कमी है। और लाल कोशिका, हीमोग्लोबिन, इसी का तो काम है कि जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को होल्ड करता है और बाकी सेल्स को ये ऑक्सीजन देता है। शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो आपकी जो इफिशियंसी है काम करने की वो काफ़ी कम जाएगी, हमेशा थकान रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, दिमाग में भी कम ऑक्सीजन जाएगा, कभी कभी चक्कर भी आ सकता है, आंखों के पास ये देखिएगा कालापन आ जाएगा, नाखून में भी सिम्टम्स आता है, स्पूनिंग ऑफ द नेल्स होता है, जीभ जो होता है देखते हैं एट्रोफिक जो है, ग्लोसाइटिस हो जाता है, माउथ के पास आप देखिएगा कि क्रैकिंग होता है माउथ के दोनों कॉर्नर्स में, जिसको हम चिलाइटिस बोलते हैं। हार्ट की अगर बात करें तो टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो ये सब कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने पूरा वर्कअप कर लिया, कि साइंस और सिम्टम्स भी देख लिया कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की तरफ जा रहा है, बाकी ब्लड टेस्ट भी हुआ, सीबीसी, और जो मैंने बताया कि सीरम आयरन, फेरिटिन, टीआईबीसी, ये सब, तो ये सब जो है आपको सजेस्ट कर रहा है कि इनको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। तो इसमें भी 3 कैटेगराइज किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। कब हम बोलेंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, मैंने यहाँ दिया है। और वेरी सीवियर भी कभी कभी आता है, 4 से अगर कम होता है हीमोग्लोबिन तो वेरी सीवियर, 7 से कम होता है तो हम बोलते हैं कि सीवियर है, 7 से 10, तो ये बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। तो किस ग्रेड का एनीमिया है उसके हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबको पहले तो हम ये जरूर बोलेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशंस, डाइटरी चेंजेस करने के लिए, जो आयरन रिच फूड है जो मैंने यहाँ दिया है आप देख सकते हैं। खासकर अगर हीम आयरन खा सकता है तो वो और ज़्यादा अच्छा है। मटन मीट जो नॉन वेज होता है उसमें हीम आयरन और वो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और नॉन हीम आयरन भी आप ले सकते हैं, जो व्हीट जम्स हो गया, या बोल सकते हैं राजमा बीन्स हो गया, पल्सेज हो गया, स्पिनच हो गया, तो ये सब मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओरल टैबलेट्स या कैप्सूल्स के बारे में। देखिए, ओरल टैबलेट्स और कैप्सूल्स मार्केट में बहुत अलग अलग वेराइटीज के उपलब्ध है। उसमें जैसे कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक भी आता है, ऑर्गेनिक भी है, चिलेटेड भी है, एलिमेंटल भी है, तो मैंने यहां दिया है, आप देखेंगे इसको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, हम लोग जो मेन जो यूज होता है वो है इनऑर्गेनिक आयरन वाला। देखिए, हम फेरस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टीन में, डिओडिनम में और अपर पार्ट ऑफ जेजुनम में जो होता है, वो फेरस फॉर्म में ही होता है। तो फेरस फॉर्म में रहेगा तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, तो बायो अवेलेबिलिटी जो है ये ज्यादा होगा। अब देखिए कि हमको 3 सॉल्ट है जो मैंने बोला कि जो कि इनऑर्गेनिक जो है आयरन है, तो उसमें कैसे हम चूज करेंगे कि कौन सा बेस्ट होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देता है, जो भी जो माताएं होती हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, उनको दिया जाता है, ये फेरस सल्फेट वाला दिया जाता है। काफी दिनों से ये चल रहा है, अभी भी ये चलता है। अब क्या है कि और न्यूअर जैसे कि फ्यूमारेट आया, फिर उसके बाद ग्लूकोनेट, और फिर देखा गया कि एस्कॉर्बेट आया, ये सब। तो हम किस बेसिस पे ये डिटरमाइन करते हैं? पहला, कि जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी मैंने नाम बताए हैं, सब में कितना एलिमेंटल आयरन होता है। मेन एलिमेंटल आयरन की बात होती है, पूरा सॉल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एलिमेंटल आयरन कितना होता है। तो ये मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। और दूसरा, कि किसकी कितनी जो है हमारे खून में बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, कि कितना ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होके हमारे ब्लड में जाएगा, वो किस में कितना परसेंट है वो भी दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो है फेरस सल्फेट आया। तो फेरस सल्फेट में आप देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज जो है एलिमेंटल आयरन कितना है और कितना परसेंट ये अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ये दोनों मैंने दिया है, आप देख सकते हैं।
तो फेरस सल्फेट के साथ साइड इफेक्ट या किसी भी आयरन टैबलेट्स के साथ, खासकर अगर जो है इनऑर्गेनिक आयरन के साथ ये साइड इफेक्ट, पेट वाली साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। वोमिटिंग आना, जी मिचलाना, मेटालिक टेस्ट, मेटल है, और साथ में आप देखिए कि पेट मरोड़ेगा, कभी डायरिया हो सकता है, लैट्रिन काला होना, तो ये सब के चलते बहुत बार पेशेंट्स जो है कंप्लायंस अच्छा नहीं था और पेशेंट्स धीरे धीरे छोड़ने लगे, नहीं खाते थे ये। फिर बाद में देखा गया कि उससे थोड़ा बेटर, मतलब अगर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, कुछ स्टडीज हुई तो बताया गया कि फेरस फ्यूमारेट थोड़ा टॉलरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, और कितना आयरन है एलिमेंटल आप तो देख ही सकते हैं कंपेयर करके, और कितना परसेंटेज जो है बायो अवेलेबल है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और जब फाइनली देखा गया ओवरऑल कि जो भी है सबसे बेस्ट अगर सॉल्ट की बात की गई, तो जो मेरे हिसाब से, और खासकर मैंने जितने भी देखे लिटरेचर, तो इसमें फेरस एस्कॉर्बेट जो है मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है। अगर हम बात करें अदर्स की नहीं, अगर इन सब ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो फेरस एस्कॉर्बेट, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है वो काफी अच्छा है। और एस्कॉर्बेट होने से क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आयरन को जब भी हम खाने के लिए बोलते हैं तो कुछ चीज है, जैसे कि खाली पेट में खाइए, क्योंकि पेट में जितना एसिडिक मीडियम रहेगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, तो इन सब चीजों से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। या नॉन वेज आइटम के साथ लीजिए, हीम के साथ जो है, मतलब हीम आयरन के साथ लीजिए। अगर क्या चीज नहीं करना है, चाय कॉफी ये सब जो है, फाइटेट्स या ऑक्सलेट्स ये सब जो रहते हैं, ये सब, या टैनिन्स, ये सब इनहिबिट करते हैं इसको। या पेट में अगर खाना है तो उससे भी इनहिबिट होता है। तो ये देखा गया कि इसमें एस्कॉर्बेट होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड भी एसिडिक है, तो ओवरऑल जो है फेरस एस्कॉर्बेट का एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा हो गया, और देखा गया कि ये टॉलरेबिलिटी भी काफी अच्छी हो गई। पेट में जो साइड इफेक्ट है ओवरऑल देखा गया कि काफी कम आने लगा। और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं, चिलेटेड सॉल्ट हैं, कुछ प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स के साथ चिलेटेड हैं, जैसे कि बिस ग्लाइसिनेट करके हैं फेरस, या जो है एलिमेंटल आयरन होता है कार्बोनिल करके है, ये भी है। लेकिन मेनली जो यूज होता है ये सॉल्ट्स जो हम फेरस एस्कॉर्बेट हो गया, सल्फेट हो गया, फ्यूमारेट हो गया, ग्लूकोनेट हो गया, ये सब, और इस पे मुझे लगता है कि एस्कॉर्बेट ज्यादा बेटर है। और मैंने यहां दिया है कुछ कैप्सूल्स और टैबलेट्स के नाम, आप जब भी कोई भी टैबलेट या कैप्सूल प्रिस्क्राइब करें आप उसमें जरूर देखें कि उसमें क्या कंपोजिशन है। देखिए, और क्या कंपोजिशन है और कितना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंटल आयरन कितना है। तो एलिमेंटल आयरन भी देख लीजिए कि ये भी 50-100 के ऊपर होना चाहिए, 50 से 100 के बीच में कम से कम तो होना ही चाहिए, 100 तक। दूसरा देखिए कि साथ में B12 और फोलिक एसिड अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए B12 और फोलिक एसिड का भी काम है खून बनाने में मदद करता है, ये इरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है। अगर आप आयरन दिए जा रहे हैं किसी पर्सन को और B12 और फोलिक एसिड की कमी है, फिर भी भरपाई नहीं होगा, एनीमिया करेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी बहुत ही तेज होती हैं और बहुत रिसर्च करके जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी दवा लाती है, इसीलिए कॉम्बिनेशन कर देती है। उसमें जो है आप देखिए कि फेरस एस्कॉर्बेट रहेगा, एलिमेंटल आयरन जो है 100 रहा मिलीग्राम, फोलिक एसिड भी डाल दिया गया, जितना जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही डाला गया, और साथ में देखा गया कि विटामिन B12 भी 1500 माइक्रोग्राम डाल दिया गया, जिंक भी डाल दिया, क्योंकि जिंक भी मदद करता है ब्लड फॉर्मेशन में, इरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है। तो ओवरऑल देखा गया कि ये मैं जो कैप्सूल्स दे रहा हूं, जैसे कि एक एग्जांपल ऑट्रिन एक्सटी के बारे में, आप देखिए इसमें क्या क्या है, फेरस एस्कॉर्बेट है, फोलिक एसिड है, B12 है और जिंक है। मतलब खून बनने में जितनी चीजें जरूरत होनी चाहिए, इसमें सब कुछ इसमें है, इस चीज में। इसी तरह से सेम इसी का कंपोजिशन ओरोफर एक्सटी टोटल हो गया। एक अगर हम बात करते हैं डेक्स ऑरेंज की, जो बहुत कॉमनली यूज होता है, फेरस अमोनियम साइट्रेट होता है, एलिमेंटल आयरन इसमें कम होता है, 32.8 के आसपास होता है एलिमेंटल आयरन। और इसका जो सिरप होता है, एक कैप्सूल में तो इतना हो गया, और एक कैप्सूल के बराबर आपको सिरप अगर आप किसी को देते हैं तो उसमें 15 ml पीने के लिए बोलना होगा, क्योंकि आप देखिएगा उसमें लिखा रहेगा कि इच 15 ml कंटेंस, सारा जो जो भी चीज है वो एक कैप्सूल के बराबर 15 ml में होता है। तो आप कभी भी 5 ml दे देंगे तो नहीं होगा, 10 ml देंगे तो नहीं होगा। और ये भी है कि एलिमेंटल आयरन इसमें कम है, तो सोच समझ के चूज किया जाता है। बात अगर हम करें चिलेटेड आयरन्स की, जैसे कि फेरस बिस ग्लाइसिनेट, जो कि ग्लाइसिन जो है अमीनो एसिड इससे अटैच है, तो ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी तो मैंने बताई है कितना है और कितना परसेंट जो है
आयरन है, एलिमेंटल आयरन कितना है वो भी बता दिया। इसका बेनिफिट एक यही है कि साइड इफ़ेक्ट जो देखा गया है, खासकर जो गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट है, ये सब काफ़ी कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कितने दिन तक दिया जाएगा। देखिए, जितना भी दिन दीजिए, करेक्शन तो हो जाना चाहिए हीमोग्लोबिन का, जो है आपका नॉर्मल रेंज में आ जाए। नॉर्मल रेंज में आने के बाद भी 3 महीने तक आपको देना है, क्योंकि जो स्टोर था, जहाँ पे उसका स्टोर था फेरिटिन का, उसका भी भरपाई करना है। इसलिए आपको खून में सिर्फ आ गया और हीमोग्लोबिन नॉर्मल, उससे मतलब नहीं है। 3 महीना और दीजिए, ताकि जो स्टोर में कमी हुई थी, क्योंकि स्टोर की कमी हुई थी तभी जाके स्टोर, जहाँ स्टोरेज होता है लीवर में, वहाँ कम हुआ, उसके बाद ब्लड में कम हुआ, तब जाके एनीमिया हुआ। इसीलिए पहले ब्लड में अगर भरपाई हो गई, अब स्टोर की भरपाई कीजिए। तो स्टोरेज को आप रिप्लेनिश कीजिए। इसीलिए 2 से 3 महीना और एक्स्ट्रा दे दीजिए नॉर्मल आने के बाद। अब हम बात करते हैं कि जो इंजेक्शंस फॉर्म्स आते हैं आयरन के, वो भी जो है 3 जो है जनरेशंस के आते हैं। पहला जो आता था आयरन डेक्स्ट्रन, ये सब अब यूजुअली हम लोग नहीं देते हैं। आईएम दिया जाता था, इंट्रामस्कुलर देते थे। और इसका साइड इफेक्ट और ये एनाफाइलैक्सिस और जो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होता था। अब जो हम देते हैं, जैसे कि सेकेंड जनरेशंस का है, आयरन सुक्रोज देते हैं, या थर्ड जनरेशन में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज देते हैं। अब सबसे पहले ये बात हम कर ले कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमको इंट्रावेनस वेन में आयरन देने की। देखिए, मैंने तो आपको बताया है कि अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तकलीफ ज़्यादा है, 7 से कम है, 6 से कम अगर आ रहा है किसी का हीमोग्लोबिन, अगर वो अच्छे से, क्योंकि आयरन टैबलेट्स का आपको मालूम है, कितना भी आप अच्छा चुन के दीजिए, साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही पेट में, और कंप्लायंस खराब हो जाता है, पेशेंट नहीं लेना चाहता है। और एक चीज कि अगर आप आयरन का टैबलेट दे रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं हीमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिनको पेट का बीमारी है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, वो तो दवा खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होगा। तो सबसे अच्छा है कि पेट को बाईपास कर दीजिए और सीधे वेन में दीजिए। तो वेन वाला मैंने बताया 3 जनरेशंस का, मेनली सेकेंड और थर्ड जनरेशंस वाला यूज करते हैं। आयरन सुक्रोज विनोफर नाम से आता है बहुत कॉमनली, और फिर इंजेक्ट करके आता है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। इसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले ये, एक ही बार में आप ज्यादा डोज दिया जा सकता है, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा कि ये जो साइड इफेक्ट है, ये सब जो है नहीं होगा इसका। और तीसरा कि जो पहले जो आयरन डेक्स्ट्रन वेक्स्ट्रन जो मसल में देते थे, या इसका एनाफाइलैक्सिस होता था, साइड इफेक्ट होता था, ये सब अब बहुत कम हो गया है आयरन सुक्रोज। और खासकर अगर हम बात करें फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, तो और कम हो गया है। टेस्टिंग डोज का भी जरूरत नहीं पड़ता, पहले तो टेस्ट करना पड़ता था चमड़ी में देके कि भाई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि कैसे देना है आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज जो 1 ml में 20 मिलीग्राम होता है, तो 1 ml में 20 मिलीग्राम हो गया, तो 5 ml का आता है, मतलब 100 मिलीग्राम देना होगा। किस में? नॉर्मल सेलाइन में। कितने में? सारा डिटेल्स दिया हूं मैं। उतने में मिक्स करके एक पर्टिकुलर टाइम है, उतने देर तक आपको देना है, मैंने यहां दिया है, आप देख लेंगे। अगर हम बात करें फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का, तो इससे एक और फायदा हो गया कि एक ही बार में 1 ml में 50 मिलीग्राम है, और 5 ml का या 10 ml का आता है, मतलब कि 500, और एक बार में मैक्सिमम 1000 तक दिया जा सकता है। तो 1000 मिलीग्राम आयरन आप दे सकते हैं एक ही बार में, सोचिए। और आप कहाँ टैबलेट खा रहे थे, टैबलेट से एब्जॉर्ब होके, मान लीजिए 100 खाए आप टैबलेट, 100 में से 20% एब्जॉर्ब हुआ, 10% एब्जॉर्ब हुआ, और ये आप सीधे 1000 ब्लड में पूरा डाल दिए, और पूरा ब्लड में चल गया, मतलब 100% अवेलेबल है जो कि यूज के लिए। तो ये एक फायदा हो गया कि बार बार आपको ये टैबलेट्स नहीं लेना होगा, और बार बार आयरन सुक्रोज भी नहीं लेना होगा, क्योंकि आयरन सुक्रोज मैक्सिमम 200 या 300 दे सकते। अब कितना मिलीग्राम आयरन देना है वेन में आपको, जो आईवी हम दे रहे हैं इंट्रावेनस, या इसी को हम बोलते हैं पैरेंटरल आयरन। पैरेंटरल का मतलब है कि गट को बाईपास कर दिए, मतलब किसी भी तरह से हमारे इंटेस्टिन में नहीं जाएगा, या तो इंट्रामस्कुलर होगा या इंट्रावेनस होगा। तो ये पैरेंटरल आयरन जो है कितना हम देंगे, इसका एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप देखिए। अब हम कैसे पता करें कि आयरन का करेक्शन हो रहा है? या बहुत लोग ये पूछेंगे कि अब हम आयरन टैबलेट खाना शुरू कर दिए या इंजेक्शंस ले लिए, अब हमको नेक्स्ट जो ब्लड टेस्ट है हीमोग्लोबिन या सीबीसी देखना है, कब देखेंगे?
नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के लिए थोड़ा आप रुकेंगे, क्योंकि ये 2 दिन 4 दिन में ऐसे नहीं होता है। सबसे अर्लीएस्ट मार्कर क्या दिखेगा आपको 7 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर में आप देखेंगे, 1 सप्ताह उसके आसपास में रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, पहला। और अगर आप हीमोग्लोबिन में चाह रहे हैं देखना कि हाँ थोड़ा इंक्रीमेंटल आए रिस्पॉन्स, तो कम से कम 3 to 4 वीक्स रुक जाइए, 4 सप्ताह के बाद ही टेस्ट कराइए। ऐसे भी 2 सप्ताह के बाद देखा जाता है कि 0.8 ग्राम पर डीएल जो है हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू होता है। तो बेटर है कि 4 या 6 या मिनिमम 2 महीना आप रुक जाइए, उसके बाद एक फिर से रिपीट सीबीसी कराइए। अगर आईवी आयरन देने के बाद भी अगर आपका आयरन लेवल नहीं रिस्टोर हो रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपका जो डायग्नोसिस है वो गलत है। वो आयरन की कमी शरीर में नहीं थी, कुछ और बीमारी के चलते उनका जो खून का लेवल है वो कम हुआ है, आयरन का कमी नहीं। कुछ और बीमारी में बहुत कुछ हो सकता है, बोन मैरो का प्रॉब्लम्स या थैलेसीमिया हो सकता है, या हीमोलाइसिस हो सकता है, अपने आप टूट रहा है, मलेरिया हो सकता है उसमें भी टूटता है, क्रोनिक डिजीज हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको एक अच्छे से वर्कअप करना हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।